गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूँ रेखा मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, लेखन कला और शहरी जीवन। इस चैप्टर के अंदर हम मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आजकल इराक गणराज्य कहा जाता है, गणराज्य का हिस्सा कहा जाता है। इसके अंदर उसकी हम भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे, उसके शहरीकरण के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज का यूज़ होता था उसके बारे में पढ़ेंगे, और वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड होते थे, कैसे ट्रेड होता था, और क्या इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी? मेसोपोटामिया में। ये मेसोपोटामिया कहाँ स्थित है? फरात और दजला नदियों के बीच का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? मेसोपोटामिया। ठीक है, फहरातिया झंडा मैसोने दजला में, ये ट्रिक है। फहरातिया झंडा मैसोने दजला में, यानी कि जो मेसोपोटामिया स्थित है फरात और दजला नदियों के मध्य। ठीक है, अब मेसोपोटामिया का मीनिंग क्या है? इसका नाम मेसोपोटामिया रखा गया, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना है। मेसोपोटामिया का मीनिंग क्या है? यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना है। मेसोस, पोटेमोस। मेसोस का मतलब होता है मध्य, पोटेमोस का मतलब होता है नदी। दो नदियों के बीच का उपजाऊ भाग क्या कहलाता है? मेसोपोटामिया। इसकी ट्रिक क्या होगी? मैंने जब दूर से देखा तो मैंने महसूस किया कि नदी का जो बीच वाला भाग है वो उपजाऊ है। तो मेसोस से मैंने महसूस किया, मध्य मतलब बीच का, पोटेमोस मतलब नदी, और बीच का भाग उपजाऊ यानी कि मेसोपोटामिया है। ठीक है, तो ये मेसोपोटामिया का मीनिंग है, जो कि यूनानी भाषा से लिया गया है, कि ये यूं ही ना जानो, यूनानी भाषा से लिया गया। ठीक है, अब मेसोपोटामिया की कुछ खूबियों के बारे में जान लेते हैं। तो मेसोपोटामिया की क्या खूबी थी? एक संपन्न शहर था, विशाल समृद्ध साहित्य था, वहाँ पे गणित, खगोल शास्त्र, इन सब के बारे में वहाँ पे जानकारी थी। वहाँ के लोगों को गणित भी आता था, खगोल शास्त्र के बारे में भी वहाँ के लोगों को जानकारी थी। प्रसिद्ध किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे वो? तो मेसोपोटामिया की खूबियाँ क्या थी? संपन्न शहर था, विशाल समृद्ध साहित्य था, वहाँ पे गणित था और खगोल शास्त्र के बारे में उन लोगों को जानकारी थी। ठीक है, तो अब इसका फैलाव कैसे बढ़ा, कब इसका फैलाव दूसरे कंट्रीज़ में गया? इसका फैलाव कहाँ से हुआ था? 2000 ईस्वी पूर्व के बाद इसका फैलाव हुआ था। ठीक है, पूर्वी मध्य सागरीय प्रदेशों में, जिसके कारण मिस्र फराव में भी फैला था। दूसरा, उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में। ठीक है, इसकी लेखन कला प्रणाली और साहित्य धीरे धीरे यहाँ पे भी आ गया था। किसका? मेसोपोटामिया का। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या है हमारा? लेखन कला और शहरी जीवन के बीच क्या संबंध है, मतलब कि लेखन कला का विकास कैसे हुआ, शहरी जीवन में क्या ज़रूरत पड़ गई थी जो लेखन कला का विकास हुआ, और सबसे पहले लेखन कला शुरू किसने की थी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं जो मेसोपोटामिया का उत्तरी भाग था, ऊपर वाला उत्तरी भाग, उसको 1100 ईस्वी पूर्व क्या कहा जाता था? असीरियाओं का राज्य कहा जाता था। किसका? असीरियाओं का राज्य कहा जाता था। और उनकी जो लैंग्वेज थी ना, भाषा, उनकी भाषा कौन सी थी? असीरियाई भाषा थी। जो उत्तरी भाग था वो असीरियाओं का राज्य कहलाता था, और असीरियाई, ठीक है, सॉरी भाषा नहीं है ये, असीरियाई लोग कहलाते थे वहाँ पे, असीरियाई। ठीक है, और दक्षिणी भाग क्या कहलाता था? सुमेर और अकद। दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता था? सुमेर और अकद कहा जाता था। और इसी सुमेर अकद को 2000 ईस्वी के बाद क्या कहने लगे? बेबीलोनिया कहने लगे। बाद में क्या बन गया था? सुमेर और अकद ही बेबीलोनिया बन गए थे। जो असीरिया की लैंग्वेज है ना, वो थी सुमेरियन लैंग्वेज थी इसकी। ठीक है, असीरिया की सुमेरियन लैंग्वेज थी। सबसे प्रथम भाषा कौन सी थी? सुमेरियन। असीरिया की सबसे प्रथम भाषा कौन सी थी? सबसे पहली भाषा सुमेरियन थी, 2400 ईस्वी पूर्व। ठीक है, फिर आगे चल के फिर 1400 ईस्वी पूर्व सुमेरियन भाषा क्या बन गई? अगदी, क्योंकि वहाँ पे अगदी के लोग आके रहने लगे तो
उनका प्रभाव पड़ गया और वहाँ की लैंग्वेज क्या बन गई, अकदी, जो सिकंदर के टाइम में भी अकदी भाषा थी। ठीक है। फिर उसके बाद 1000 ईस्वी के बाद जो अकदी भाषा किस में बदल गई, अरामाइक भाषा में बदल गई, जो किसके इक्वल थी, हिब्रू के इक्वल थी, हिब्रू के, जो किसके इक्वल थी, हिब्रू के इक्वल थी। आज भी इराक के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है, अरामाइक, सुमेरियन, अकदी, अरामाइक थर्ड भाषा है, अरामाइक। ठीक है। अब नेक्स्ट, जब हम किसी स्टेट वगैरह के बाद में जो खोजबीन करते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता ढूंढी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता ढूंढी है, वहाँ पे पहला शहर था, वो कैसे ढूंढते हैं, किसके बेस पे ढूंढते हैं, हम स्रोतों के बेस पे ढूंढते हैं उनको हम। तो स्रोतों में कौन क्या क्या आता है, स्रोतों में आते ही इमारतें, मूर्तियाँ, आभूषण, कब्रें, औजार, मुद्राएं, लिखित दस्तावेज, ये सब क्या आते हैं, हमारे स्रोत होते हैं। ठीक है। इनके आधार पर ही हम किसी सभ्यता के बारे में खोजते हैं। पहले बाइबल का प्रथम भाग, बाइबल के प्रथम भाग में क्या कहा गया है, बाइबल के प्रथम भाग में कहा गया है, जो ओल्ड टेस्टमेंट की बुक थी ना, ओल्ड टेस्टमेंट की बुक जेनेसिस में, ओल्ड टेस्टमेंट की बुक जेनेसिस में क्या कहा गया है, सिमार के अंदर क्या लिखा गया है, सुमेर के बारे में लिखा गया है, सुमेर शहर के बारे में लिखा गया है जो ईंटों से बना है। बाइबल के प्रथम भाग में, जो बाइबल का प्रथम भाग है उसके अंदर ओल्ड टेस्टमेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सुमेर के बारे में लिखा गया है, जो कि ईंटों से बना शहर है। ठीक है। अब इसके अंदर एक छोटी सी स्टोरी है जल पलावन की। कहते हैं कि एक जब पृथ्वी को नष्ट करने वाला एक जल पलावन आया था, उस वक्त भगवान ने, कहते हैं कि ईश्वर ने एक व्यक्ति को चुना था, नोआ नाम के व्यक्ति को चुना था, जिसने एक विशाल नाव का निर्माण किया था और जिसके अंदर एक जोड़ा सभी जीव जंतुओं का रख लिया था। और जब जल पलावन हुआ तो विश्व में वो सारी सृष्टि में, जो पृथ्वी में सब कुछ नष्ट हो गया था पृथ्वी पर, बस सिर्फ इस नाव में बैठे जो व्यक्ति थे या जीव जंतु थे वो सिर्फ बच गए थे, जिससे आगे सृष्टि चली थी। ये इसमें बाइबल में कहा गया है, ये तो पता नहीं सच्चा है झूठ, लेकिन ये स्टोरी है इसके अंदर जल पलावन की, जिसके अंदर ईश्वर ने नोआ नाम के व्यक्ति को चुना था सृष्टि को बचाने के लिए। ठीक है। जिससे आगे सृष्टि बढ़ी थी। अब आगे पढ़ते हैं हम मेसोपोटामिया के बारे में। मेसोपोटामिया के बारे में जानने के लिए हमें उसके भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जानना जरूरी है। तो मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में जान लेते हैं। पूर्वोत्तर भाग, उसका जो पूर्वोत्तर भाग था कैसा था, हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान थे। ठीक है। और वहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र भी था, जिसके वहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र भी हो गया था। और यहाँ पे खेती की शुरुआत कब हुई थी, 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व हुई थी। ठीक है। खेती की शुरुआत हुई थी। किस किस चीज़ की खेती की जाती थी, गेहूँ, जौ, मटर, मसूर, खजूर के पेड़ों की। वहाँ पे खजूर के पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते थे। दक्षिण में मेसोपोटामिया में नदी के आसपास खजूरों के पेड़ों की बहुत ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे। उत्तरी भाग में स्टेपिस घास के मैदान थे, इसलिए जो उत्तरी भाग था ना वहाँ पे भेड़ बकरियाँ, ये पशुपालन ज़्यादा होता था घास के कारण। खेती से इतना फ़ायदा नहीं होता था, पशुपालन से होता था, जिसके कारण दूध, मीट, मांस, ये सब चीज़ें वहाँ पे अधिक मात्रा में उपलब्ध होती हैं। पूर्वी भाग में दज्ला नदी की सहायक नदियाँ क्या काम आती थी, परिवहन के काम आती थी। दज्ला की सहायक नदियाँ किसके काम आती थी, परिवहन के काम आती थी। अब आगे है उसका दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग में क्या है, दक्षिणी भाग में ही वो फेमस राज्य है मेसोपोटामिया, जहाँ की नगर के लेखन कला प्रणाली और शहरीकरण प्रसिद्ध है, वहाँ की लैंग्वेज। ठीक है। और यहाँ पे मछली पालन भी होता था, जहाँ क्योंकि है ना फरात के साथ जो रेगिस्तान में ये एंट्री करती थी, तो उससे बहुत सारी शाखाओं में छोटी छोटी नदियाँ निकलती थी, पानी यहाँ इकट्ठा होता था, जिसके कारण मछली पालन आसानी से हो जाता था। रेगिस्तान में प्रवेश कर इस धाराओं के कारण यहाँ पे पॉसिबल हो चुका था जीवन, नदियों के कारण ही, जिसके कारण ही यहाँ पे खेती करना भी संभव हुआ था। यहाँ पे पानी वर्षा होती थी लेकिन लिमिट में होती थी। ठीक है।
मैप देख लो, ये देखो, ये पश्चिमी एशिया है, कैस्पियन सागर, अरल सागर, ये फ्रात नदी, ये बेबीलोन है, ये उरुक शहर है, उर यहाँ पे ये देखो, ये दजला जा रही है इधर, ये फ्रात जा रही है, बीच में है ये शहर। ठीक है, ये क्या है, पश्चिमी भाग है। ऐसे ये दक्षिणी भाग है। ये देखो, ये खेती की जगह सारी जितनी ग्रीन रूटीन में ये यहाँ पे खेती होती है। ये वर्षा का भाग है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, ये फ्रात नदी है, ये स्टेपिस घास के मैदान है, ये दजला नदी है, बगदाद है, और ये दो नदियाँ और है, हाबुर नदी और बालिक नदी, जो इसमें से निकली है फ्रात नदी में से। ठीक है, तो आगे अगली वीडियो में हम देखेंगे, उर शहर के बारे में पढ़ेंगे, उरुक शहर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच।